Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Playbook. Today we are going to start the next lecture, that is lecture number 2 in the Employee State Insurance Act 1948. तो इस चैप्टर में हम जो है यहाँ पे प्रिलिमिनरी एंड सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एप्लीकेशन देखेंगे. उसके बाद डेफिनेशंस देखेंगे एंड सेक्शन 2A जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज एंड इस्टेब्लिशमेंट क्या होता है वो देखेंगे. ओके. एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. तो सेक्शन 1 क्या बात कर रहा है, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. सब सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल जो है, नेम जो है ऑफ द एक्ट एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948. एक्सटेंट दिस एक्ट एक्सटेंड होल ऑफ द इंडिया. Commencement act shall came into force on the different dates as notified by the central government in the official gazette. Different provisions and different regions can have different starts the dates. तो यहाँ पे जो है इसका मतलब क्या है commencement का. तो फॉर एग्जांपल अगर सेक्शन 1 जो है माइट बी स्टार्ट इन पंजाब इन ऑन जी जनवरी 1 से स्टार्ट हो रहा है 1950 में. उसके बाद केरला में 1 मार्च 1951 में हो रहा है. तो यहाँ पे कमेंसमेंट जो है यहाँ पे ईच स्टेट के लिए जैसे वो यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे वैसे स्टेट गवर्नमेंट से वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, उसका डेट कमेंसमेंट अलग होगा. उसके बाद जो है यहाँ पे इनिशियल एप्लीकेशन क्या है, यहाँ पे द एक्ट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैक्ट्रीज एक्सेप्ट द सीजनल फैक्ट्रीज. मतलब सीजनल फैक्ट्री जो है यहाँ पे सीजनल फैक्ट्रीज क्या बोला गया है, सीजनल फैक्ट्री जो है सीजनल फैक्ट्री जो है यहाँ पे सीजनल फैक्ट्रीज में 7 मंथ्स जो रहते हैं ना, 7 मंथ्स तक का जो वर्क रहता है वो जो है उसको हम सीजनल फैक्ट्री बोलते हैं. ओके, बिलो 7 मंथ से. तो जो है यहाँ पे जो बिलो 7 मंथ तक वर्क करते हैं मतलब मैक्सिमम जो है यहाँ पे 7 मंथ तक का ही वर्क रहता है, उसके आगे वर्क नहीं रहता है वहाँ पे. तो सेक्शन 2 क्लॉज 19A में यहाँ पे ये डिफाइन किया गया है सीजनल. तो सीजनल फैक्ट्री इस एक्ट में कवर नहीं होगा. द एक्ट अप्लाइज टू ऑल द फैक्ट्रीज इंक्लूडिंग गवर्नमेंट फैक्ट्रीज एक्सेप्ट द सीजनल फैक्ट्रीज. प्रोविजो क्या है, डज नॉट अप्लाई टू गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हुज एम्प्लॉयज ऑलरेडी गेट बेनिफिट इक्वल टू बेटर देन ESI. जो गवर्नमेंट फैक्ट्रीज हमने यहाँ पे इंक्लूड की है, लेकिन गवर्नमेंट फैक्ट्रीज क्या कर रहा है, गवर्नमेंट फैक्ट्रीज में उनको ESI से भी ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला कोई तो स्कीम है यहाँ पे अंडर उनको क्या मिल रहा है, यहाँ पे बेनिफिट मिल रहा है. तो ESI की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ESI उनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा. उसके बाद पावर टू एक्सटेंड क्या बोल रहा है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो है, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट स्टेट और सेंट्रल आफ्टर कंसल्टिंग विद द ESI कॉर्पोरेशन. मतलब क्या, जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट पावर टू एक्सटेंड मतलब क्या हुआ, जो एक्ट है ना तो यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल होगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे 20 और मोर जो है उसके ऊपर 20 और मोर एम्प्लॉयर वर्क कर रहे हैं तो उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होगा, उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई करेगा. उसके बाद जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो है 10 और मोर अगर यहाँ पे एम्प्लॉय काम कर रहे होंगे तो अंडर स्टेट गवर्नमेंट, तो यहाँ पे उसके ऊपर ये एक्ट अप्लाई होगा, स्टेट गवर्नमेंट एक्ट अप्लाई करेगा. तो यहाँ पे क्या बोला है सिंपली, इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट टेकिंग सेंट्रल गवर्नमेंट्स अप्रूवल, स्टेट गवर्नमेंट को अगर अप्लाई करना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या करना है, यहाँ पे अप्रूवल लेना है. गिविंग 1 मंथ नोटिस इन दिस ऑफिशियल गैजेट में उनको 1 मंथ नोटिस देना है. कैन एक्सटेंड दिस एक्ट, यहाँ पे अदर फैक्ट्रीज और अदर इस्टेब्लिशमेंट पे वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे लेस देन भी है 20 और 10 से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं. तो यहाँ पे वन मोर थिंग इट इज़ दैट, यहाँ पे क्या हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है इनिशियल एप्लीकेशन में. तो क्या अमेंडमेंट हुआ है, रिसेंट अमेंडमेंट हुआ है. तो यहाँ पे 3 कैटेगरी जो है यहाँ पे ऐसे हमको याद रखना है. सबसे पहले जो नॉन सीजनल वर्क जो है ना, तो नॉन सीजनल जो है फैक्ट्री जो है यहाँ पे उसमें मिनिमम जो है 10 एम्प्लॉय जो है यहाँ पे वर्क करते होने चाहिए, यहाँ पे करना है उनको, मतलब उसी के ऊपर जो है ये एक्ट एप्लीकेबल होगा. उससे अगर 7 वर्कर्स है तो यहाँ पे वो एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. ओके, उसके बाद 10 और मोर होगा. उसके बाद जो है यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट फॉर विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ एन अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अगर स्टेट गवर्नमेंट अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है, जो लेबर लॉज है ना वो कॉन्करेंट लिस्ट में फॉल करते हैं, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी एंड स्टेट गवर्नमेंट भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के अंडर फॉल करेंगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से आएंगे एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन से आएंगे. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर कौन कौन से आएंगे, तो यहाँ पे हम सेंट्रल गवर्नमेंट का देखेंगे. पहले स्टेट गवर्नमेंट के अंडर कौन से आएंगे, 10 और मोर जो एम्प्लॉयज़ है यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनके ऊपर क्या करेगा,
करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्ट अप्लाई करेगा। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो 20 और मोर वर्कर्स जो है यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट ये एक्ट अप्लाई करेंगे, ओके, इस्टेब्लिशमेंट पे। उसके बाद हम प्रोविज़ो देखेंगे कि प्रोविज़ो क्या बात कर रहा है। वंस द एक्ट इज एन एक्सटेंडेड टू अ टाइप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट इन one part of the state, it is automatically extend to the similar type in the other part of the same state। तो क्या बोला है, if the act is applied to the private hospital in the Mumbai, तो देखिए यहाँ पे मुंबई में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है इसके ऊपर एक्ट एप्लीकेबल हो गया, इट विल ऑटोमेटिकली अप्लाई टू सिमिलर हॉस्पिटल्स इन दी पुणे आल्सो। तो ये जो है ना उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, तो मुंबई पे आप सिर्फ अप्लाई नहीं कर सकते, तो पुणे पे भी एप्लीकेबल होगा। अगर आप एक जो मुंबई पे हॉस्पिटल, मुंबई में हॉस्पिटल है ना, तो उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो पुणे में जो हॉस्पिटल्स है उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। उसके बाद क्या बोला है, कंटिन्यूटी ऑफ द कवरेज जो बोला है उसका मीनिंग क्या है, कंटिन्यूटी ऑफ द कवरेज। तो यहाँ पे जो है, वंस अ फैक्ट्री और इस्टेब्लिशमेंट इज कवर्ड अंडर दिस एक्ट, वंस इट इज़ एन कवर हो गया ना, तो उसके बाद इट कंटिन्यूअस टू बी कवर्ड इवन इफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ फॉल्स बिलो द मिनिमम। तो इसका मतलब क्या है जो है ना, तो पहले हमें एक्ट अप्लीकेबल करने के लिए जो है यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर फॉल करता है, और नॉन सीजनल है तो 10 और मोर एम्प्लॉय चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट के अंडर वर्क करता है तो इसके ऊपर क्या होगा, 10 और मोर होगा। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है तो 20 और मोर होंगे। तो यहाँ पे शुरुआत में जो एप्लीकेबल करते टाइम जो नंबर्स थे ना एम्प्लॉयज़ के, एप्लीकेबल होने के बाद यहाँ पे क्या हो गए, यहाँ पे 7 हो गए, तो भी यहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा ही, वैसे ही रहेगा, यहाँ पे चेंजेस नहीं होगा कि यहाँ पे वैसे ही रहेगा। इट स्टॉप्स यूजिंग द पावर इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, ओके। तो यहाँ पे जो है नंबर अगर यहाँ पे मिनिमम होंगे तो भी यहाँ पे क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। इट कवर द फैक्ट्रीज रेड्यूसेस वर्कर्स टू 5, मतलब बिलो थ्रेशोल्ड, इट इज स्टिल अंडर द ESI में वो यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। इट पावर यूसेज स्टॉप्स इट स्टिल मतलब कवर होगा, ओके। पावर यूजेस भी यहाँ पे स्टॉप है तो भी यहाँ पे क्या होगा, कवर होगा। उसके बाद हम देखेंगे डेफिनेशंस, डेफिनेशन का पार्ट देखेंगे। तो डेफिनेशन में सबसे पहले अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की डेफिनेशन दी गई है। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगा, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट होगा एंड CG होगा, और तो SG होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर सेंट्रल कंट्रोल्ड इस्टेब्लिशमेंट में होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर क्या कौन कौन फॉल करता है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो है यहाँ पे रेलवेज, माइंस, पोर्ट्स, ऑयल फील्ड्स एंड अदर जो है यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के अंडर होंगे। फॉर एग्जांपल रेलवेज, माइंस विच आर फॉल्स अंडर दी सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ़ कवर्स 20 और मोर एम्प्लॉयज़, अभी हमने देखा है जो भी है यहाँ पे रेलवे, माइंस, अगर देखिए यहाँ पे रेलवे की जो यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, यहाँ पे एम्प्लॉय जो है यहाँ पे 20 और मोर वर्क करते तो ही यहाँ पे रेलवे पे सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे अंडर आएगा, उसके बाद नहीं, मतलब नहीं आएगा। अगर यहाँ पे रेलवे है एंड यहाँ पे 10 एम्प्लॉयज़ है तो यहाँ पे एप्लीकेबल किसका होगा, स्टेट गवर्नमेंट का होगा, ओके। सेंट्रल गवर्नमेंट का नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम है, ओके। देन फॉल्स अंडर द ESA में फॉल्स होगा। अगर यहाँ पे ESI एंड इफ लेस दैन 20, देन यहाँ पे कहाँ पे जाएगा, ये ESA में जाएगा, इंक्लूड दी गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट एज वेल एज प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट में होंगे, ओके। उसके बाद जो है अदर जो फॉल्स होंगे यहाँ पे तो स्टेट गवर्नमेंट पे हो गए, एंड अदर स्पेसिफाइड बाय दी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, उसके ऊपर वो क्या होगा, वो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट होंगे, ओके। उसके बाद जो है कन्फाइनमेंट क्या होता है, ओके। तो कन्फाइनमेंट का मीनिंग क्या है, लेबर रिजल्टिंग इन अ लिविंग चाइल्ड और द चाइल्ड जो है यहाँ पे अलाइव और डेड आफ्टर 26 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका जो सिंपल मीनिंग जो है ना कन्फाइनमेंट का, तो क्या होता है, प्रेगनेंसी विच लीड्स टू द बर्थ ऑफ द लिविंग चाइल्ड। मतलब जो प्रेगनेंसी रहते हैं ना 26 वीक्स के बाद जो है ना, तो बेबी का बर्थ हुआ तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो कन्फाइनमेंट है। उसके बाद प्लस बर्थ ऑफ चाइल्ड हुआ है, लेकिन बर्थ ऑफ चाइल्ड होने के बाद वो क्या है, डेड है, जो बेबी है ना वो डेड है। तो यहाँ पे क्या होगा, कन्फाइनमेंट ऑफ दी जो लेबर रिजल्टिंग इन दी लिविंग चाइल्ड, और दी लिविंग चाइल्ड भी होगा उसमें, और उसके बाद जो है अलाइव भी होगा एंड डेड भी हो
सकता है, यहाँ पे जो भी है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन क्या बात करता है, कंट्रीब्यूशन मीन्स अमाउंट पेबल ESIC बाय द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो इसमें जो है तो हमने देखा था ना कंट्रीब्यूशन कितना है, कंट्रीब्यूशन जो है एम्प्लॉयर कितना देगा 3.25% उसके वेजेस में से देगा। उसके बाद एम्प्लॉय जो है 0.75%, टोटल जो है यहाँ पे 4% होगा। तो यहाँ पे दोनों मिलके ESIC को क्या देंगे, ये अमाउंट पे कर देंगे। ओके, किसके लिए, जो आगे इंजुरी होगी, डेथ हो गई एम्प्लॉयर के लिए, एम्प्लॉयज़ के बेनिफिट के लिए देंगे। ओके, उसके बाद है 6 जो है यहाँ पे कारपोरेशन की डेफिनेशन दी गई है, रेफर्स टू दी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कारपोरेशन, ESIC के लिए ये बोला जाता है। उसके बाद है डिपेंडेंट क्या होते हैं, रिलेटिव्स, डिसीज्ड, इंश्योर्ड पर्सन एलिजिबल बेनिफिट इंक्लूड स्पाउस होंगे, चिल्ड्रन होंगे, विडो होंगी, मदर होंगी, इन्फर्म चाइल्ड होगा उसमें। ओके ओके, उसके बाद ड्यूअली अपॉइंटेड क्या होता है, ड्यूअली अपॉइंटेड मतलब अपॉइंटेड एज पर द रूल्स अंडर दिस एक्ट जो है, यहाँ पे हमको उसको ड्यूअली अपॉइंटेड बोलेंगे। उसके बाद जो एम्प्लॉयमेंट इंजरी जो है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी मतलब इंजरी डिसीज ड्यू टू द जॉब, जॉब की वजह से क्या हुआ है, उसको इंजरी हुई है, एंड वेदर इन द इंडिया और अब्रॉड, जो भी है यहाँ पे जॉब की वजह से इंजरी हुई है, जॉब के काम की वजह से इंजरी हुई है, तो हम यहाँ पे उसको एम्प्लॉयमेंट इंजरी बोलेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय जो है यहाँ पे एम्प्लॉय मतलब एनी वन वर्किंग फॉर द wages अंडर द फैक्ट्री, एनी वन वर्किंग फॉर द wages अंडर द फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, मतलब वर्क फ्रॉम होम भी आएगा इसमें, इंक्लूडिंग अप्रेंटिसेस एक्सेप्ट अंडर अप्रेंटिसेस एक्ट एंड एक्सक्लूडिंग आर्म्ड फोर्सेस एंड एम्प्लॉयज़ अबव द वेजेस लिमिट। उसके बाद जो है यहाँ पे एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉयज़ कौन कौन आएंगे, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय जो है यहाँ पे एन एम्प्लॉय नॉट लायबल टू पे ओन ESI कॉन्ट्रीब्यूशन, उसको क्या बोलेंगे हम, एग्जेम्प्टेड एम्प्लॉय। मतलब जो 0.75% है ना, 0.75% जो कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं वो भी नहीं देना उनको, तो यहाँ पे उनको एग्जेम्प्ट किया गया है। फैमिली क्या बोला है, फैमिली में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, स्टूडेंट चाइल्ड, जो माइनर चाइल्ड है, स्टूडेंट चाइल्ड है बिलो 21 ईयर्स के नीचे जो है, अनमैरिड डॉटर, इन्फर्म चाइल्ड एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स, माइनर सिबलिंग्स इफ़ नो पेरेंट्स। उसके बाद जो है इलिजिटमेट चाइल्ड इसमें कवर नहीं किया गया है। फैक्ट्री जो है प्रीमाइसेस विथ यहाँ पे जो है इक्वल टू 10 और मोर देन, इसका मतलब क्या है, इक्वल टू 10 और मोर देन 10 वर्कर्स जो है इन द पास्ट 12 मंथ्स में जो काम कर रहे हैं डूइंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, नॉट माइंस एंड रेलवे, यहाँ पे माइंस एंड रेलवे यहाँ पे नहीं आता है, उसके बाद उसको ही हम फैक्ट्री बोलेंगे। उसके बाद इमीडिएट एम्प्लॉयर कौन होता है, वन हु अंडरटेक्स वर्क फॉर द प्रिंसिपल एम्प्लॉय एंड हायर्स द वर्कर, कॉन्ट्रैक्टर जो रहते हैं ना उसको हम बोलते हैं इमीडिएट वर्क एम्प्लॉयर। उसके बाद जो है इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट क्या है, एम्प्लॉयमेंट अंडर फैक्ट्रीज और इस्टेब्लिशमेंट कवर्ड अंडर ESI, उसको हम इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे। इंश्योर्ड पर्सन जो है वन फ्रॉम दी whom ESI contributions are the made and who एलिजिबल फॉर द बेनिफिट्स, उसको हम इंश्योर्ड पर्सन बोलेंगे। मैनेजिंग एजेंट जो है पर्सन रनिंग समवन एल्स बिजनेस जो है मैनेजिंग एजेंट होगा। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, सेम एज डिफाइंड इन द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में जैसे डिफाइंड है उसको हम मैन्युफैक्चरिंग बोलेंगे, जो अल्ट्रेशन बनाना वो दिया है वैसे। मिसकैरेज क्या रहता है, एक्सपल्शन ऑफ दी प्रेगनेंसी कंटेंट बिफोर 26 वीक्स से पहले क्या हो गया, यहाँ पे मिसकैरेज हो गया, एक्सपल्शन हुआ है, एक्सक्लूडिंग क्रिमिनल एबॉर्शन को छोड़ के। उसके बाद जो है ऑक्यूपायर सेम डिफाइंड फैक्टर्स एक्ट में दिया है। परमानेंट पार्शियल जो डिसेबलमेंट है, लॉन्ग टर्म डिसेबलमेंट होता है, इंजुरी रिड्यूसिंग द कैपेसिटी ऑफ प्रीवियस वर्क को क्या करता है, कैपेसिटी वर्क करता है। एग्जाम्पल, लूजिंग 2 फिंगर्स यहाँ पे लूज किया है उसने इन द फैक्ट्री, पार्शियल डिसेबलमेंट हुआ, काम तो कर सकता है लेकिन 2 फिंगर्स जो है ना उसकी वजह से स्लो काम कर सकता है। परमानेंट टोटल डिसेबलमेंट मतलब लॉन्ग टर्म इंजरी प्रिवेंटिंग एनी काइंड ऑफ वर्क, यहाँ पे कोई भी काम नहीं कर सकता है, टोटल ब्लाइंडनेस हुआ है यहाँ पे। उसके बाद पावर जो है सेम फैक्ट्रीज एक्ट में दिया गया है वो। उसके बाद जो है प्रिस्क्राइब जो है यहाँ पे रूल्स दिए हुए हैं। प्रिंसिपल एम्प्लॉयर क्या होता है, फैक्ट्री ओनर जो है, ऑक्यूपायर जो है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हेड ऑफ द ऑथराइज्ड HOD, अदर पर्सनल इन द कंट्रोल में जो होता है ना उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर बोलेंगे। तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर में अदर में जो है यहाँ पे तो उसमें क्या आएगा, सुपरवाइजर एंड कंट्रोलर भी आएगा इसमें। उसके बाद रेगुलेशन क्या है, रूल्स मेड बाय द कॉर्पोरेशन, ESIC में जो है उसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलेशन। शेड्यूल जो है रेफर किए है ना उसको अटैच किए, उसको हम शेड्यूल बोलेंगे। सीजनल फैक्ट्री यहाँ पे दिया है, सीजनल फैक्ट्री क्या होता
है फैक्ट्री डूइंग सीजनल वर्क लाइक द शुगर, टी, जूट एक्सेट्रा लेस देन 7 months और ईयर, यहाँ पे जो है ईयर नहीं होगा, यहाँ पे गलती से आया है 7 months। उसके बाद इलनेस नीड्स टू ट्रीटमेंट एंड रेस्ट फ्रॉम दी, उसको हम सिकनेस बोलेंगे। ओके, उसके बाद जो है टेम्पररी डिसेबलमेंट, टेम्पररी इंजरी मेकिंग वन अनफिट, जो जॉब है उसको हम टेम्पररी डिसेबलमेंट बोलेंगे। वेजेस, ऑल कैश पेमेंट्स इंक्लूडिंग लीव, ले ऑफ, स्ट्राइक पे। वेजेस पीरियड जो है पीरियड विच वेजेस आर पेड किया जाता है वीकली, मंथली जो है यहाँ पे यहाँ पे नाइट फोर्थली मतलब 14 days बाद। अदर टर्म्स जो है अनडिफाइंड है, जो टर्म्स है यहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में से हमें लेना है। उसके बाद जो है हमारा लास्ट सेक्शन जो है सेक्शन 2A जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द फैक्ट्रीज एंड इस्टेब्लिशमेंट। तो यहाँ पे क्या बोला है, registration of the factories and establishment, every factory and establishment to which ESI Act applies must be registered itself, time register जो है टाइम लिमिट में करना है, मैनर स्पेसिफाइड जो है यहाँ पे रेगुलेशन यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है। ओके, थैंक यू।